नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं वो नाजिया जी हैं। इन्हें सम्मान से दीदी के नाम से भी जाना जाता है। इनका परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है। ये वाणी, विचार और बुद्धि की अत्यंत धनी है, इसलिए इनकी वाणी को सुना जाता है, विचारों को सराहा जाता है और बुद्धि का सम्मान किया जाता है। इनके लिए देश पहले है और बाकी सारी चीज़ें बाद में। ये विषय वस्तु पर अपनी बात बहुत ही मुखरता के साथ रखती हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और सेवा की दृष्टि से बीजेपी के साथ में काम करती है। दीदी, आपने आपकी मसरूफियत में से समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी, मैं आपसे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, चूँकि आप वहाँ से आती हैं और वहाँ की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य प्रतीत होता है जहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर राज्य में राज्य के किसी सेक्रेटरी को होम मिनिस्टर द्वारा बुलाए जाने पर उसे सीधे तौर पे मना कर देना हो या नहीं भेजना हो। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि साल 2000 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा और ममता दीदी ने इस आदेश को यह कहकर मानने से मना कर दिया कि ये बीजेपी का आदेश है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या वाकई में पश्चिम बंगाल किसी एक एनार्की की तरफ या अराजकता की स्थिति तक पहुंच गए? देखिए, सबको पता है कि 36 साल में लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल को एनाकोंडा की तरह सब कर लिया था। जो पश्चिम बंगाल कभी स्वामी विवेकानंद जी का माना जाता था, बिनोय बादल दिनेश जी का माना जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का माना जाता था, खुदीराम बोस जी का माना जाता था, आज वो पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को रौंद रहा है। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फौज को देख करके अंग्रेज अपने पतलून गीली कर दिया करते थे, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्पीच को सुन करके अंग्रेज भाग खड़े होते थे और देश, हमारा प्यारा भारत देश, वो छोड़ करके जाने को तैयार हो गए। आज उन्हीं के आदर्शों को पहले लेफ्ट फ्रंट ने रौंदा और अब श्रीमती ममता बनर्जी साहिबा जो है वो रौंद रही है। कई बार गाहे बगाहे मुझे भी काफी ट्रोल होना पड़ता है और मुसलमान मुझे भी ट्रोल करते हैं कि अरे ये तो अरेस्ट हुई थी, अरे ये तो जेल गई है। डेफिनेटली डेफिनेटली तकरीबन 160 से ऊपर पुलिस मेरे घर पर आई थी, मुझे डिटेन किया गया था और मेरे ऊपर एक अभद्र आरोप लगाने की कोशिश की गई थी। जिस पश्चिम बंगाल में सीबीआई की पुलिस लॉकअप हो जाती है, जिस पश्चिम बंगाल में एनआईए ऑफिसर के ऊपर रेप के केसेस लग जाते हैं, जिस पश्चिम बंगाल में एनएसजी को सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल किट कहा जाता है, जिस पश्चिम बंगाल में स्वामी रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी को बीजेपी का टूल किट कहा जाता है, जिस पश्चिम बंगाल में श्री राम भगवान का नाम लेने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है, जिस पश्चिम बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री भगवान शिव की जब पूजा करती हैं तो फूल फेंक करके और दूध भी फेंक करके देती हैं, जिस पश्चिम बंगाल में आइस्कॉन टेम्पल पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जिस पश्चिम बंगाल में भगवान शिव के माथे के ऊपर कॉन्डम लगाया जाता है, जिस पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रो जैसी टीएमसी की कद्दावर नेता और बहुत ही वोकल नेत्री ये कहती हैं कि माँ काली के मुंह में मीट और हाथ में शराब और सिगरेट होता है, तो उस पश्चिम बंगाल में अगर 150 से ऊपर पुलिस आकर के मुझे अरेस्ट करती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ऊपर 5 लाख के आरोप भी लगाए गए थे और आज भी जो कंप्लेनेंट है वो भागा हुआ है, आता ही नहीं है सामने, आता ही नहीं है। मुझे याद है कि 2 दिन पहले असदुद्दीन अवैसी के एक दल्ले, असदुद्दीन अवैसी के एक चुन्नू मुन्नू ने मेरे ट्विटर एक्स को टैग करके उन्होंने लिखा कि मैं लोगों से 5-6 लाख रुपए ठगती हूँ और जब मैं पैसा नहीं दे पाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे साथ शारीरिक संबंध कर लो।
अब आप सोचिए कि जिस असदुद्दीन अवैसी की एक भी रैली, एक भी मिचिल, एक भी मीटिंग, एक भी तकरीर, एक भी भाषण और एक भी कैंडिडेट श्रीमती ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जमीन पर करने नहीं देती है। उस असदुद्दीन अवैसी का एक स्पोक पर्सन ये कहता है मेरे बारे में पश्चिम बंगाल के वोट से 2 दिन पहले कि मैं मतलब अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट हूँ। तो क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है मुसलमानों को कि औरतों पर इतनी अभद्र टिप्पणियां की जाए? मैंने उनको नोटिस भी भेजा है और मैंने कहा भी है कि आप चाहे तो इस केस में मैं आपको एज अ की विटनेस या एज अ आई विटनेस में टैग कर देती हूँ। आ जाइए, लड़ लीजिए केस, रख दीजिए प्रूफ। आज तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने शेक्सपियर सरानी थाना में सीबीआई ऑफिसर्स को क्यों लॉकअप करवाया था। आज तक ममता बनर्जी ये साबित नहीं कर पाई कि एनआईए के ऑफिसर पर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रक्रिया करवाया गया था शेख शाहजहां को अरेस्ट करते वक्त, वो नहीं साबित कर पाई कि एनआईए के ऑफिसर पर रेप के आरोप कैसे लग गए। वो आज तक नहीं ये बता पाई है कि आखिर सुजर जॉर्डन का बलात्कार करने वाला नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पर खुलेआम अय्याशियां कैसे कर रहा है। श्रीमती ममता बनर्जी की नजर में हर वो महिला बहुत बुरी है, बहुत खराब है, जो देश के हित में बात करती है, जो देश के प्रति बात करती है, जो देश के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करती है। आज अगर मैं भगवान को गालियां देना स्टार्ट कर दूं, तो मैं श्रीमती ममता बनर्जी की नजर में बहुत अच्छी हो जाऊंगी, बहुत अच्छी हो जाऊंगी। आज अगर मैं ममता बनर्जी साहिबा के लिखे हुए इस्लाम को मानना स्टार्ट कर दूं और अल कुरान को मैं ताक पर रख दूं, तो मैं ममता बनर्जी की नजरों में बहुत अच्छी हो जाऊंगी और मुसलमानों की नजरों में भी बहुत अच्छी हो जाऊंगी। अभी हालिया में हमने देखा कि ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी शब्दावली से रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि असदुद्दीन अवैसी के वो प्रवक्ता जो मुझे 6 लाख के लिए नंगा कर रहे हैं ट्विटर एक्स पर, वो आज कहाँ गायब हो गए? आज उनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? बड़े मुसलमान बने फिरते हैं, बहुत बड़े इस्लाम वाले बने फिरते हैं, नाम के आगे हाजी लगाते हैं, जबकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। किसी पैगंबर ने, किसी प्रॉफिट ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के प्रवक्ता अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जब अल कुरान को खत्म कर रही हैं और अपनी शब्दावली से अल कुरान का नाउजुबिल्ला बेइज्जती कर रही हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आकर के खड़े हुए, क्यों नहीं उन्होंने आंखों में आंखें डाल करके सवाल किया? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जो कंडीशन सर्वोच्च न्यायपालिका का, द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का, इजलास का, जजेस का जो कंडीशन किया गया है, वो खतरे से खाली है, नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। और अगर केंद्र की सरकार ने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल अब मुगलिस्तान बनने के कगार पर आ चुका है। और ये मुगलिस्तान कोई अवैसी वाला मुगलिस्तान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मुगलिस्तान वो मुगलिस्तान होगा जो पाकिस्तान जैसा है, वो होगा। और 2021 के विधानसभा इलेक्शन में फरहाद हकीम साहब जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं और मेयर साहब हैं, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, उन्होंने तो ऐलानिया पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने 2021 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने अपने रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियां भी दी, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी हैं। अब मेरा 2 सवाल आता है कि अवैसी के ये जो दल्ले प्रवक्ता है जो अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं, वो फरहाद हकीम से क्यों नहीं बात करते हैं कि जो मुंह अल कुरान पढ़ता है और अल कुरान की आयतें पढ़ता है, उस मुंह से माँ बहन की गालियां कैसे निकल सकती हैं? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की हालात जो है वो बद से बदतर है, बद से बदतर है। मैं तो इनवाइट करना चाहूंगी असदुद्दीन अवैसी को, एक बार 2019 में उनके स्पीच और उनकी रैली को ममता बनर्जी साहिबा ने रद्द करवाया था, फिर 2021 में रद्द करवाया था, फिर 2022 में रद्द करवाया था। अगर हिम्मत है वाकई में और एक बाप के पैदा हैं असदुद्दीन अवैसी, तो हाजी रंगरेज को लेकर के पश्चिम बंगाल आए ना, बिना परमिशन के आए। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हजारों बार हमें लड़ करके हाई कोर्ट से परमिशन निकाल करके अपने मिছিল मीटिंग को करना पड़ता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो हमें परमिशन देती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देती है। अब देखिए, आखिरी चरण की वोटिंग कल है और ममता बनर्जी ने 2 महीने का 144 लगा दिया था, 2 महीने का 144
144 लगाया था। और उसके बाद जब उन्होंने उस 144 का उल्लंघन खुद किया, तब जाकर के हम सब जब कहने लगे कि भाई ममता बनर्जी साहिबा, आप पुलिस मंत्री भी हैं इस राज्य में, वेस्ट बंगाल में, और आपने 144 का जब उल्लंघन कर ही दिया, तो फिर हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रही है? आपने तो खुद 4-4 रोड शो कर दिया, भीड़ लगा करके। तो हम अगर 3 लोग खड़े हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता तैयार है। आपका नाम बड़ा अजीब है, इसलिए मैं खादीकर बोलूंगी, क्योंकि आई जस्ट हेट राहुल नाम। तो don't take it otherwise, but I hope you understand what I am trying to say. जी जी, मैं राहुल जरूर हूँ, पर मैं डैश नहीं हूँ। तो जनता का व्यवहार और जनता का रुझान दोनों ममता बनर्जी को समझ में आ चुका है, दोनों समझ में आ चुका है। पर शिकायत मुझे थोड़ी बहुत पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं बीजेपी के, उनसे। अगर कैंडिडेट हमारे यहाँ बहुत अच्छे होते, बहुत ताकतवर होते, बहुत शिक्षित होते, तो मुझे लगता है कि 2 सीटें भी, 42 में से 2 सीटें भी ममता बनर्जी के लिए भारी हो जाती। क्योंकि मैंने 2014 का भी इलेक्शन देखा है, मैंने 2019 का भी इलेक्शन देखा है, और अब मैं 2024 का भी इलेक्शन देख रही हूँ। 2019 के इलेक्शन में तो मैं भारतीय जनता पार्टी में काफी एक्टिवली और स्टार प्रचारक के तरीके से मैंने प्रचार किया था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने 9 राज्यों में प्रचार किया है, बंगाल में थोड़ा कम किया है, और पिछले 1 साल में 1307 डिबेट्स मैंने किए हैं। तो उससे ये मुझे समझ में आता है कि अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते, तो ममता बनर्जी के लिए 2 सीटें भारी होती। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ममता बनर्जी जो कभी इलेक्शन के वक्त में 5 रैलियां किया करती थी, या 5 भाषण दिया करती थी, या 5 कंपेनिंग किया करती थी, या 5 सीटों पर वो उठा करती थी, आज वो 500 रैली करने के बाद भी वो ये सोच रही है कि कम पड़ गया है। बराबर। तो इससे ये समझ में आ जाता है। सही बात है दीदी। इसी इलेक्शन से रिलेटेड मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि पश्चिम बंगाल एक पूरे भारत में ऐसा स्टेट है जहां पर इलेक्शन के दौरान या इन चुनावों के दौरान बहुत ज्यादा हिंसा होती है और हत्याएं होती है, और ये आज का नहीं, ये एक पुराना इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का। तो इसके पीछे की कोई स्पेसिफिक वजह है जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, जब तक पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया मुसलमान हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं, तब तक ये जमजू और आतंकी हरकतें होती रही। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तानी मंत्री भी हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन पेशावर से है, डायरेक्ट कनेक्शन पेशावर से। स्ट्रेंज। और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान मतलब एक परसेंटेज है मुसलमान लौंडों का, जो पाकिस्तान की लड़कियों को पसंद करके शादी कर करके यहाँ पर रखते हैं। अब क्या पता वो हनी ट्रैप है, क्या पता वो आईएसआई एजेंट है, क्या पता वो जैश ए मोहम्मद की एजेंट है, क्या पता वो लश्कर ए तैयबा की एजेंट है, क्या पता वो अलकायदा की एजेंट है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने भारत के वफादार कुत्तों पर भरोसा कर सकते हैं, पर पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा आखिर क्यों है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में और इतनी मतलब मुसलमान लड़कियां होते हुए भी पूरे भारत में और पश्चिम बंगाल के अंदर एक परसेंटेज मुसलमान लड़कों का है, जो पाकिस्तान से लड़कियां उठा करके लेकर आता है शादी करने के लिए, और फिर यहाँ का सिटीजन दिलवा करके यहाँ रखवाता है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर मैं यहाँ से उठ करके लंदन चली जाती हूँ, तो क्या मेरा कनेक्शन मेरे माँ बाप से छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा। मेरे रिश्तेदारों से, मेरे परिवार वालों से छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा। मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा, और आज तक मतलब एक अजीब सा इमोशनल अटैचमेंट मुझे दिल्ली से है। I feel very comfortable at Delhi. I feel flourish at Delhi. I feel relaxed at Delhi. I feel secure at Delhi. और जितनी पहचान, जितना फ्रेंड सर्कल और जितना कंफर्टेबल माहौल
मुझे दिल्ली में मिलता है, मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा लगता है कि अच्छा, और कई बार ऐसा हुआ भी है, मैंने यहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाए और अचानक से वो लोग मेरी बातों को वायरल करने लगे, वो लोग मेरे फ़ोटोज़ वायरल करने लगे, तो एक अनकम्फर्टेबल सिनेरियो तो होता ही है, जब आप कहीं पर नए आकर के बसते हो। फिर अब जाकर के मैं एडजस्ट हुई हूँ क्योंकि इट्स 15 इयर्स कंप्लीट मेरा वेस्ट बंगाल में। नाउ आई एम सिटीज़न ऑफ वेस्ट बंगाल, नाउ आई एम वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अभी मैंने बंगाली भी सीख ली, ममता बनर्जी मुझे पोयरागतो बोलती थी। लेकिन मेरा मेरा ये सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इतनी सारी मुसलमान लड़कियों के होते हुए भी आखिर वो परसेंटेज वाले मुसलमान लड़के क्यों पाकिस्तानी लड़कियों को लेकर आते हैं और फिर उससे शादी करते हैं? इसमें कुछ तो हिडन एजेंडा है ना। तो ये सारे हिडन एजेंडास को के कड़ी को तोड़ने के लिए और खोलने के लिए 4 जून के बाद हम सतर्क होंगे। 4 जून के बाद हम इन सारे मुद्दों पर फोकस होंगे। बराबर। दीदी, अभी पिछले कुछ समय में संदेश खली का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था और ना सिर्फ राज्य की राजनीति में और ना सिर्फ राज्य की न्यूज़ में, बल्कि वो राष्ट्रीय न्यूज़ में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत प्रमुखता से उठा था। उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाक़ई में संदेश खली का जो मुद्दा रहा, वो ममता बनर्जी को कहीं न कहीं इस 2024 के चुनाव में उनके राजनीतिक अंत की तरफ धकेल रहा है? देखिए, मैं आपको इतिहास के पन्ने मुझे खोलने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इतिहास बड़ा पढ़ती हूँ। मैं 2024 में आपको 1852 की कहानियाँ बता सकती हूँ। जब 5 फरवरी 2012 में नासिर खान और कादिर खान ने सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी या अपोजिशन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर स्ट्रांग होती, तो ममता बनर्जी की सरकार 2011 में बनी थी, 12 में ही गिर जाती। क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा था, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान था, तो उन्होंने कहा था सजीवी घटना है। उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अभी फिर से उनको टिकट मिला है, काकोली दस्तीदार, उन्होंने कहा था कि अरे लड़की क्रिश्चियन है, पैसा ज्यादा मांगी होगी मुसलमान लड़कों से, देने ही दिया नहीं, इसलिए रेप का इल्जाम डाल रही है। मतलब लड़की अगर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो उनकी इज्जत का कोई वैल्यू नहीं होता है, उनकी आबरू का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद फिर आप 2015 में आ जाइए। 2015 में भी जब चर्च के अंदर एक 72 साल की नन का बलात्कार 5 बांग्लादेशी मुसलमानों ने किया, तब भी अगर अपोजिशन यहाँ पर स्ट्रांग होती, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी की सरकार गिर जाती। अब उसके बाद फिर कामदनी रेप केस, बहुत बहुत बड़ा रेप केस था, उसमें भी ममता बनर्जी की सरकार गिर सकती थी। कालियागंज झांस खाली जब माइनर बच्चियों का बलात्कार 2022-2023 का हुआ, तो उन्होंने क्या कहा? स्टेट गवर्नमेंट के मंच पर खड़े होकर के कहा लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी, इसलिए बलात्कार हो गया। अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन में 62 ईयर की एक ओल्ड अलाइंड लेडी, मतलब हमारे और आपके लिए तो दादी माँ के बराबर है, उनके ग्रैंडसन के सामने उस 62 ईयर की महिला का बलात्कार एक मुसलमान व्यक्ति ने किया कि बीजेपी को वोट करोगी तो यही होगा, नदिया में। तो संदेश खाली सिर्फ मुद्दा नहीं है, या संदेश खाली की एक पीड़िता को उठा करके उनको टिकट दे देने से महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। इस मुद्दे को और महिलाओं के ऊपर अत्याचार को ये 2012 से उठाना पड़ेगा, उठा करके उनको एक आवाज देनी पड़ेगी, और एक ऐसी आवाज देनी पड़ेगी जो पार्लियामेंट में गूंजे, जो इंटरनेशनल कोर्ट में गूंजे। आप सोचिए कि जो हमने 1989 से 1991 तक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बेटियों का जो सिनेरियो देखा था, जो दर्दनाक सिनेरियो देखा था, सेम वही संदेश खाली में हुआ, सेम वही हुआ है। उन माँ बहनों को उठाया गया है, उन माँ बहनों का बलात्कार हुआ है जो हिंदू थी। आप पश्चिम बंगाल के आप ग्राफ को निकालिएगा, पश्चिम बंगाल के आप डेटा को निकालिएगा, आप एनसीआरबी रिपोर्ट मांगिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी बलात्कार या मॉलेस्टेशन की पीड़िता हैं, वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान बेटियों का बलात्कार नहीं होता है पश्चिम बंगाल में।
अब मेरे जैसी अगर लड़की है तो मुझे क्या धमकी आती है? मुझे धमकी आती है मर्डर करेंगे तुम्हारा, काट देंगे तुमको, एसिड अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। मुझे गैंग रेप की धमकी नहीं आती है। मुझे ये जरूर लिख करके दिया जाता है, अगर कोई मेरे ट्विटर एक्स को फॉलो करता होगा या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करता होगा, मुझे ये धमकी जरूर आती है कि कुत्तों से तेरा गैंग रेप करवाएंगे। आप सोचिए कि मेरे बारे में लोग ये लिख करके मुसलमान देते हैं कि मैं हिजड़ा जैसी दिखती हूँ। और संदेश खाली के मामले में जो ग्रामीण की औरतें हैं उसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के विधायक क्या बोलते हैं कि कमर पतली है वो बंगाल की नहीं है, बूब्स छोटे हैं वो बंगाल की नहीं है, हाथ पतले पतले गोरे गोरे हैं वो बंगाल की नहीं है। मतलब वो क्या क्या देखते हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक, आप सोचिए। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, मैं अपनी शब्दावली से चीजों को घीट करके रख देती हूँ, लेकिन जब तक इतने खुले अंदाज में नहीं बोलूंगी तब तक देश के जनता को और देश के युवा को और देश की बेटियों को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल जो थॉट प्रोसेस है वो तृणमूल नेताओं का थॉट प्रोसेस क्या है। अब इस बात से क्या जनता डिनाई कर सकती है या आप डिनाई कर सकते हैं कि पार्थो चैटर्जी जो शिक्षा मंत्री थे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, उनके घर से नोट का पहाड़ तो निकला, सोने का खजाना तो निकला, 5-5 गर्लफ्रेंड तो निकली, लेकिन ईडी ने सेक्स टॉय भी सीज किया। अब ये क्यों किया? क्योंकि इनकी मानसिकता ही बहुत अश्लील है। ये औरत को कभी भी उनके चेहरे से नहीं देखते हैं, ये औरत को उसके शरीर से देखना स्टार्ट करते हैं। हम जब किसी यंग लड़के से मिलते हैं या मेरे ऑफिस में बहुत सारे जूनियर्स काम करते हैं जो कुछ मेरे उम्र से 5 साल छोटे होते हैं, कुछ मेरे उम्र से 7 साल के छोटे होते हैं, हम उनको बेटा करके बात करते हैं, बेटा ये कर लो, मेरे बच्चे ये कर लो। हम कभी भी उनको गलत नजर से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो वो हमारे बच्चे के बराबर हो जाता है। पर आप अपने घर की किसी एक महिला को अगर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास भेजिएगा, अगर वो दिखने में थोड़ी सी भी अच्छी है तो सेकेंड डे उसको फोन आ जाएगा। तृणमूल कांग्रेस में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है, एक चीज बहुत चर्चाएं आम पर है कि किसानों का फसल पकेगा तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के गोद में देना पड़ेगा, और बेटियां जवान होंगी तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बिस्तर पर देना होगा। This is the nude fact. अपने 2012 से लेके बहुत सारी घटनाएं बताई। अगर यही चीज मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं और जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट होती, तो अब तक वहां पर संविधान खतरे में आ चुका होता, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी होती। और ये चीजें अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में होती है तो बाकी सारी अपोजिशन पार्टीज के मुंह में दही जम जाता है। उनके लिए कोई ना तो पॉलिटिकल टूरिज्म होता है वहां पर, जैसे हम लोगों ने, खैर ये शब्द ठीक है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट ये चीज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत बार देखी। राजस्थान में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए तो वहां पर भी यही पैटर्न देखने को मिला कि जितना एग्रेशन यूपी के कुछ घटनाओं पे रहा, उतना एग्रेशन राजस्थान की कुछ घटनाओं पे नहीं रहा जब वहां पे अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट थी। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है अपोजिशन का, इसको भी कहीं ना कहीं स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वहाँ के लोग, वहाँ की जनता भी इस चीज को समझ चुकी होगी, या फिर अभी भी जो एक आई एम नॉट श्योर, दीदी की कुछ तो फॉलोइंग्स होंगी वहाँ पर, ममता दीदी की, तो वो अभी भी अंधभक्त की तरह उन्हें ही फॉलो करते हैं, या फिर वाकई में इन चीज़ों को हकीकत जानते हुए फिर वो अपना माइंड मेकअप करते हैं, या कुछ चेंज हो रहा है थॉट प्रोसेस में। देखिए, मुझे खादिकर जी, मुझे याद है कि जब अशोक गहलोत जी की सरकार में 5 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ था और उसको भट्टी में जलाया गया था और दूसरे दिन मजदूरों को उसकी उंगलियां मिली थी, तो सारे विपक्षी चुप थे।
और प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जमी हुई थी, वो व्यस्त हो गई थी दूसरे कामों में। मुझे याद है कि बिल्किस बानो के लिए ममता बनर्जी साहिबा बहुत चिल्लाई कि बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए, पर उनके राज्य में लाखों बेटियों को न्याय नहीं मिला जो रेप की पीड़िता है। उनके ममता बनर्जी साहिबा के राज्य में सुजर जॉर्डन का प्राइम एक्यूज्ड नासिर खान 5 स्टार होटल में शादी करता है रेमिशन ग्राउंड के बेल मिलने के बाद। 5 स्टार होटल वेस्टिन होटल में शादी करता है करोड़ों रुपए खर्च करके। फिर उसको बेटी होती है और फिर बेटी का बर्थडे भी करता है वो लाखों रुपए खर्च करके। लेकिन आज तक कभी भी आपने ममता बनर्जी के मुंह से नासिर खान का नाम सुना है? रेमिशन ग्राउंड पे तो वो भी है। बिल्किस बानो का आरोपी 15 साल मोर देन 15 ईयर जेल में थे, किसी कानूनी प्रक्रिया और डिस्टरबेंस की वजह से वो बाहर आए थे। और जैसे ही उनको कोर्ट ने कहा कि आपको इस तारीख को इस समय में वापस चले जाना है, वो चले गए। और मेरी सहानुभूति किसी भी बलात्कारी के साथ नहीं होती है, कभी नहीं होती है। और शायद मेरे इंटरव्यूज को उठा करके देखा जाए तो बिल्किस बानो के पक्ष में मैंने बहुत बात किया है, बहुत बात किया है। हालांकि लोग मुझे पूछ भी रहे थे आप बिल्किस बानो के पक्ष में बात कर रही हो। मैंने कहा भाई औरत साथ होकर के अगर मैं औरत के पक्ष में बात ना करूं तो फिर मतलब मेरा जीना ही बेकार है, जीना ही बेकार है। हालांकि वो घटना बिल्किस बानो वाली 2002 की है। मैं उस घटना के तथ्य को और सत्य को नहीं जानती हूँ। बिल्किस बानो जो बताती हैं कि वो बहुत गरीब घर की है, वो लाचार है, वो मजबूर है। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। वो सुप्रीम कोर्ट आई थी टॉप मॉडल इनोवा कार से, उनके हाथ में आईफोन था और उनके पास गुची का पर्स था। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो गेट डी पर उनकी गाड़ी रुकी थी और गेट डी से मैं एंटर कर रही थी। लोग चिल्लाने लगे थे कि बिल्किस बानो आई है, क्योंकि मीडिया हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार देख लेती हूँ बिल्किस बानो को, क्योंकि 2002 मतलब मैं बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही छोटी, मुझे होश भी नहीं रहा होगा। तो मैंने सोचा मैं भी उसको पास से देख लेती हूँ। और जब मैंने देखा इनोवा टॉप मॉडल, जब मैंने देखा आईफोन, जब मैंने देखा गुची पर्स, जब मैंने देखा चेहरे पर इतना मतलब शाइनिंग, तो ये इस एज में इतनी शाइनिंग वो कैसे आती है, ये सब लड़कियों को पता होता है, सबको पता होता है। तो माजरा समझ में वहीं पर आ चुका था। लेकिन आप कभी बंगाल आइएगा तो सुजर जॉर्डन की माँ से मैं आपको जरूर मिलाऊंगी, कामदनी के परिवार वालों से मैं जरूर मिलाऊंगी। वो आज भी रो रहे हैं, आज भी कलप रहे हैं, आज भी सिसक रहे हैं, आज भी एक टाइम खाते हैं 10 टाइम नहीं खा पाते हैं। आज भी अपनी बेटी का फोटो लेकर के सुजर जॉर्डन की माँ जो है वो मतलब वो रोती नहीं है, वो सिसकती है, सिसकती है। वो ये दोहरी जो मानसिकता है ये आज से नहीं है, एक जमाने से है हमारे देश में। सेकेंड थिंग इज कि डेमोक्रेसी तब खतरे में नहीं आती है जब पंचायत इलेक्शन में शौकत के लुंगी से बम गोली निकलता है। पश्चिम बंगाल में रज्जाक मुल्ला के बेटे की गाड़ी से पिस्टल्स निकलते हैं। मुसलमानों के लंबे कुर्ते के पॉकेट से बम और बुलेट्स निकलते हैं। डेमोक्रेसी तब खतरे में नहीं आती है, बिल्कुल खतरे में नहीं आती है। डेमोक्रेसी तब भी खतरे में नहीं आती है जब खुद पुलिस मंत्री होकर के 144 धारा ममता बनर्जी लगाती हैं और खुद उसको रोंद देती हैं रोड शो करके। डेमोक्रेसी तब भी खतरे में नहीं आती है जब राहुल गांधी पत्रकारों को चमचा कहते हैं। डेमोक्रेसी तब भी खतरे में नहीं आई थी जब इमरजेंसी में सारे विपक्षियों को जेल में भेज करके संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी। डेमोक्रेसी तब भी खतरे में नहीं आई थी जब इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी जी ने मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज सर्वोच्च न्यायपालिका के इक्वली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड चल रहा है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वक्फ बोर्ड तो सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर चल रहा है। आज आपकी जमीन या मेरी जमीन को अगर कोई हड़प कर लेता है, वक्फ बोर्ड अगर हड़प करता है, तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
हिम्मत ही नहीं है। वो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि वक्फ बोर्ड के अलग कानून है भाई। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि डेमोक्रेसी तब भी खतरे में नहीं आती है इस देश में जब एलएलबी के स्टूडेंट्स को वक्फ एक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमारे देश में एलएलबी के कोई भी स्टूडेंट्स वक्फ एक्ट नहीं पढ़ते हैं। हमें अलग से, जब किसी स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है तब हम उसको खरीदते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो मैं तो देखती हूँ कि भाई ये तो राजवाड़ों जैसे बादशाह लोग, मुगल लोग करते थे कि भाई न्याय भी हमारा, अन्याय भी हमारा, चित भी हमारा, पट भी हमारा, वही वक्त है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं तो जहाँ पर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती है। बराबर। और ये जो अभी आपने बताया ये मुझे नहीं पता था, ये एक मेरे लिए एक नॉलेज अपग्रेडेशन वाली बात थी। आज आपने आपके मसरूफियत में से समय दिया और इन चीज़ों पे तफ्तीश से बात करी, वाकई बहुत बहुत थैंक यू। और कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में आपसे किसी न किसी टॉपिक पे बात हो सके, और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।